हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है के हैबर। और भी कुछ कलाकार हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी को जोड़ लीजिए और जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फिर क्लास स्टार्ट करें। देखिए, यहाँ पे जो थ्योरी वाला जो सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको मत छोड़ा करिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस सेट एक दो दिन का छूट रहा है बीच में तब तो ठीक है, छूट जाने दीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोशिश किया करिए कि थ्योरी वाला सेक्शन बिल्कुल नहीं छूटे, क्योंकि थ्योरी जो है हाँ, जल्दी से जोड़ लीजिए सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, हाँ, तो हमें पढ़ना है कटिंगरी कृष्ण हैबर, जिनको हम शॉर्ट में बोल देते हैं के हैबर। ठीक है, चलिए, तो इनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु। तो इनका जन्म होता है 1912 में, मृत्यु होती है 1996 ईस्वी में। ठीक है, सभी लोग टाइम से आया करिए। ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कटिंगरी कृष्ण हैबर का जो जन्म होता है के हैबर 1912 में, मृत्यु होती है 1996 में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो के हैबर का जन्म कब हुआ था? 1912 में। कहाँ? कर्नाटक के कटिंगरी गांव में। कहाँ पर? कर्नाटक के कटिंगरी गांव में। इनका एक चित्र देखने को मिलता है, आपके सामने है, देख लीजिए। ये जो चित्र है ये कैसा चित्र है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये के हैबर ने बनाया है और ये क्या है? मुर्गे की लड़ाई है। किसकी है लड़ाई? मुर्गे की लड़ाई है। इसको बनाया कैसे है? तेल से। कैसे? तेल से। ठीक है, कब बनाया है? 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में। और इसका संग्रह कहाँ किया गया है? तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में। समझते जाइएगा। के हैबर का के हैबर ने क्या बनाया है? मुर्गे की लड़ाई। और कैसे? तेल में। 1959 में। रखा कहाँ गया है? चंडीगढ़ में। समझ गए? चलें आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आगे आता है के हैबर ने कला में डिप्लोमा। एक सेकंड, कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो 1934 से 1938 ईस्वी के मध्य में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। कहाँ? 1934 से 1938 ईस्वी के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से इन्होंने कला का डिप्लोमा लिया था। ठीक है, समझते जाइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये थ्योरी वाला जो सेक्शन होता है सभी लोग कोशिश किया करिए पढ़ने की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्ट नाउ इंडिया में किसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसका आयोजन ब्रुसेल्स और लंदन में 1965 ईस्वी में किया गया था? तो किसने? के हैबर ने। आर्ट नाउ इंडिया में किसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसका आयोजन ब्रुसेल्स और लंदन में 1965 में किया गया था? तो के हैबर ने। के हैबर ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? 1934 से 1938 ईस्वी के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है, भारत सरकार ने के हैबर को पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? कब? 1961 ईस्वी में। कब किया था के हैबर को? 1961 ईस्वी में। 1981 से 84 ईस्वी के मध्य ललित कला अकादमी के
अध्यक्ष कौन थे? तो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? के हैबर थे। कब से कब तक? 1981 से 84 के बीच में। ठीक है। और पद्मश्री कब मिल रहा है इनको? 1961 में। और जस्ट 20 साल बाद 81 से 84 के बीच में ये यहाँ के अध्यक्ष हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है बॉम्बे ग्रुप मुंबई। क्या आ जाता है? बॉम्बे ग्रुप मुंबई के बारे में देख लेते हैं। चलिए इसको ऐसे देखते हैं। दिख तो रहा है ना पूरा अच्छे से, इसलिए हम छोटा किए हुए हैं कि अच्छे से दिख जाए और ज़्यादा चीज़ें। तो आता है बॉम्बे ग्रुप मुंबई कब? 1957 में। देखते हैं बॉम्बे ग्रुप की स्थापना। बॉम्बे ग्रुप क्या है? बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब होती है? तो ये 1957 में होती है। कब होती है? 1957 में होती है। और कहाँ पर होती है? ये मुंबई में होती है। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कहाँ पर होती है? मुंबई में। कब होती है? 1957 में। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा स्पीड स्लो कर दी है हमने। कौन सा कलाकार बॉम्बे ग्रुप का नेता था? तो बॉम्बे ग्रुप का नेता पूछ रहे हैं, तो ये थे के हैबर। कौन थे? के हैबर थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉम्बे ग्रुप के सदस्य कौन थे? ये थे हैबर, आरा, एक सेकेंड, आरा, गाड़े, चावड़ा, कुलकर्णी, गोयतोंडे, मोहन सामंत, पलसीकर, बाबूराव सादल। ये सब ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये के हैबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बॉम्बे सदस्य के जो नेता थे ये भी मतलब बॉम्बे ग्रुप में थे। ठीक है। कुलकर्णी इम्पोर्टेंट है, गायतोंडे इम्पोर्टेंट है, और तैयब मेहता इम्पोर्टेंट है। और बस इतने ही 3-4 याद कर लीजिए। हैबर, कुलकर्णी, गायतोंडे और तैयब मेहता, ये सब कौन थे? बॉम्बे ग्रुप के सदस्य थे। स्थापना कब होती है? 1957 में। कहाँ? मुंबई में। और इसके नेता कौन थे? के हैबर थे। और इस ग्रुप में कौन कौन सदस्य थे? हैबर थे, कुलकर्णी और तैयब मेहता थे, और गायतोंडे। ये सब इतना इसके बारे में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने एक सेकेंड, अरे ये टच, हाँ। बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने किस कलावाद को अधिक महत्व दिया था? तो किसको? इन्होंने अमूर्त अभिव्यंजनावाद को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। किसने? बॉम्बे ग्रुप के जो कलाकार थे, इन्होंने कलावाद को सबसे ज़्यादा, किस कलावाद को? तो इन्होंने अमूर्त अभिव्यंजनावाद को। ठीक है। चलिए आगे आता है बॉम्बे ग्रुप ने बॉम्बे ग्रुप ने कुल कितनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया था? तो बॉम्बे ग्रुप ने, इम्पॉर्टेंट है इसलिए स्लो चल रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। बॉम्बे ग्रुप ने कुल कितनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया था? तो 6 प्रदर्शनियों का आयोजन किया था। ठीक है। फिर आता है बॉम्बे ग्रुप निष्क्रिय कब हुआ था? 1962 में। देखिए 1957 में इसकी स्थापना हो रही है। ठीक है। और ये ढीला कब पड़ रहा है? 1962 में, मतलब 5 साल बाद। समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बॉम्बे ग्रुप कब निष्क्रिय हो गया? 1962 में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने कला में हैबर के योगदान के लिए पद्म भूषण से कब सम्मानित किया था? तो कब? 1989 ईस्वी में। कब? 1989 में इनको पद्म भूषण मिल रहा है। और पद्मश्री कब मिला था? करिए कमेंट फास्ट, नीचे बताइए कि पद्म भूषण से तो इनको 89 में सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री से इनको कब सम्मानित किया गया था? बताइए नीचे। ठीक है। हैबर की प्रसिद्धि क्या थी? हैबर की प्रसिद्धि क्या थी? तो इनकी प्रसिद्धि थी लयात्मक रेखांकन से। क्या था? लयात्मक रेखांकन से। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत
गाने वगैरह बज रहे हैं। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा आप लोगों को? मेरी आवाज़ तो लगभग आ रही होगी ना। चलिए पढ़ते जाइए, क्या है अब शोर का तो ऐसा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए के हैबर ने किससे नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी? बता दीजिए। लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए के हैबर ने किससे नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी? तो इन्होंने आचार्य पंडित सुंदरलाल से। किससे? आचार्य पंडित सुंदरलाल से की थी। ठीक है। आता है के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कौन है? तो इनके जो अंतिम मतलब अंतिम दिन थे, तो क्या है इनकी शैली? ये रेखात्मक है। ठीक है। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कैसी थी? रेखांकन थी, रेखात्मक थी। फिर आता है सशक्त रेखांकन के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो ये है के हैबर। सशक्त रेखांकन किसके लिए प्रसिद्ध है? के हैबर के लिए। पता नहीं क्या हो रहा है आज सुबह से ही यहाँ पर, क्या हो रहा है पता नहीं। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। चलिए आगे आता है के हैबर के रेखा चित्रों का संग्रह क्या है? भारत कला भवन वाराणसी में। क्या है? भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक है। तो के हैबर के रेखा चित्रों का संग्रह क्या है? भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक है। मैं पता है पूरे गेट बंद किए हूँ, खिड़कियाँ बंद की हूँ, फिर भी आवाज़ अंदर आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है इतनी सुबह से। हाँ, ऐसा कोई त्योहार भी तो नहीं है कि पता नहीं, हो सकता है कुछ हो, परेशान मत होइए। लेकिन मेरी तो आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, है ना? तो बस आप फोकस करिए पढ़ने पर। बाहर क्या हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर हम भी धूमधाम मचाएंगे ऐसे ही करके, है ना? चलिए, के हैबर का अंधकार के पार। क्या? अंधकार के पार, थ्रू द डार्कनेस। कैनवास पर तैल चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है। फिर आता है बांग्लादेश का जन्म कब? 1971 ईस्वी। शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये के हैबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, के हैबर के द्वारा। फिर आता है के हैबर की कला पर किसका प्रभाव है? तो पॉल गॉगिंग व अमृता शेरगिल का। तो इन पर प्रभाव किसका दिखता है? तो पॉल गॉगिन और अमृता शेरगिल का। देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं शाम को, तो उधर पे मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इस कलाकार पर किसका प्रभाव पड़ा था, है ना? दिखता है ना? तो बस इनको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है माहिम दरगाह। चलिए देखते हैं। माहिम दरगाह कब? 1958 ईस्वी की। कैसी बनी है? कैनवास पर तेल से बनी है। ये चित्र है किसका? ये के हैबर का चित्र है। क्या है? के हैबर का चित्र है। क्या है? माहिम दरगाह। कब बनती है? 1958 में, कैनवास पर ऑयल से। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ये के हैबर द्वारा निर्मित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैनवास पर तेल से बनी है। इसका शीर्षक चित्र कहाँ सुरक्षित है? कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली पर। ठीक है। क्या है ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के हैबर के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं।
तो कविता का जन्म कब? 1966 में। सनी साउथ का जन्म कब होता है? सनी साउथ, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1946 है। टू मैडनहुड तो 1947 में। पता है गाने में ना माइंड हमारा भी वो हो गया, तो हम भी जाने क्या बोल रहे हैं। अब सोच लीजिए कि यहाँ पर तो बज रहा है, यहाँ जब हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप लोग तो पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना है, फोकस अपना पढ़ाई पर रखना है ना। ऐसे तो जाने कितनी मुसीबतें आएंगी रास्ते में, अगर वहाँ ध्यान भटक गया तो फिर हमारा तो लक्ष्य भी बिगड़ जाएगा ना। तो हमें फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है। आता है रिफ्यूजीज़, टाइम पीरियड क्या है? 1971 में। बैगर 1948 में। क्रूअल समर कब है? 1964 में। फिर आता है एट्रोसिटीज़ कब है? 1972 में। मुर्गों की लड़ाई 1959 में तेल से बना है, अभी ऊपर देख चुके हैं ना, इसको फिर से देख लेते हैं। कविता का जन्म 1966 में। सनी साउथ 1946 में। टू मैडनहुड 1947 में। रिफ्यूजीज़ 1971 में। बैगर 1948 में। क्रूअल समर 1964 में। ठीक है। एट्रोसिटीज़ 1972 में। मुर्गों की लड़ाई 1959 में, किससे? तेल से। आगे देखते हैं अगले पेज पे। आता है धान कूटते हुए, टाइल फैक्ट्री, श्रद्धा, भिखारी, भारतीय नृत्य, साधु, फेस्टिवल इन असलम, तमाशा लोक नृत्य, बीड़ा। ये सब किसके हैं? तो ये सब हैं के हैब्बर जी के। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिर से दोबारा से। कविता का जन्म सनी साउथ। टू मैडनहुड, रिफ्यूजीज़, बैगर, क्रूअल समर, एट्रोसिटीज़, मुर्गों की लड़ाई, तेल में बना है, धान कूटते हुए, टाइल फैक्ट्री, श्रद्धा, भिखारी, भारतीय नृत्य, साधु, फेस्टिवल इन असलम, तमाशा लोक नृत्य, वीड़ा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया के हैब्बर जी को। ठीक है, आज पता नहीं कितनी चहल पहल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कुछ हो रहा है या फिर जैसा भी हो, शायद कुछ हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट जो कलाकार हैं तैयब मेहता आ जाते हैं। ठीक है, कौन आते हैं अब? तैयब मेहता के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1925 से लेकर 2009 ईस्वी। ठीक है, क्या है? 1925 से लेकर 2009 ईस्वी। तो तैयब मेहता का जन्म कब होता है? 1925 में होता है। और कहाँ होता है? ये गुजरात के खेड़ा ज़िले के कपाड़वंज गांव में। कहाँ पर? खेड़ा ज़िले के कपाड़वंज गांव में। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग अब? तैयब मेहता के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आता है तैयब मेहता ने अपने करियर की शुरुआत की थी। कैसे की थी? मुंबई के प्रसिद्ध टैरडो फिल्म स्टूडियो में बतौर फिल्म एडिटर के रूप में। तो समझिए तैयब मेहता ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? तो मुंबई के प्रसिद्ध टैरडो फिल्म स्टूडियो में बतौर फिल्म एडिटर्स के रूप में। ठीक है, समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो देखिए ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। हाँ, चलिए अब देखते हैं क्या है ये चित्र में। तो ये जो चित्र है ये तैयब मेहता ने बनाया है क्या? इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें दुर्गा महिषासुर मर्दिनी का चित्र बनाया गया है। क्या है? दुर्गा महिषासुर मर्दिनी का चित्र बना है। ये कब? 1993 ईस्वी में। ठीक है, और ये कैसा बना है? कैनवास पर एक्रिलिक से बना है। कैसे बना है? कैनवास पर एक्रिलिक से। एक बार और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे पहला पॉइंट आता है, तैयब मेहता ने चित्रकारी में रुचि होने के कारण कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से।
कहाँ से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से लिया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 1968 ईस्वी में तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो किसके लिए? गिरते हुए शरीर, मतलब फॉलिंग फिगर्स। तो फिर से सुनिए, 1968 ईस्वी में तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक मिला था? तो किसके लिए? गिरते हुए शरीर के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि बस हम ऐसे ही बोल रहे हैं? हाँ, इसका रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि मेहनत लग रही है तो मेहनत सफल भी होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, सारे के सारे पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 1970 ईस्वी में तैयब मेहता ने 16 मिनट की कौन सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी? तो क्या थी फिल्म? कूदाल। कूदाल फिल्म किसने बनाई थी? तो तैयब मेहता ने बनाई थी। कितने मिनट की थी ये? 16 मिनट की थी। और कैसी थी ये? शॉर्ट फिल्म थी। कब बनी थी? 1970 में। ठीक है, आगे आया है फिल्म कूदाल को तैयब मेहता ने कहाँ फिल्माया था? ये मुंबई के बांद्रा स्थित कत्ल घर में। कहाँ पर? मुंबई के बांद्रा स्थित कत्ल घर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है तैयब मेहता की फिल्म कूदाल को कब फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था? देखिए, मतलब इन्होंने फिल्म बनाई और फेमस भी हो गई, इनको अवार्ड भी मिलने लगे। कौन सा? फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड। कब मिलता है? 1970 में ही मिलता है, जब बनी थी। आता है तैयब मेहता को मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान कब मिला था? तो 1988 में। किसको मिला था? तैयब मेहता को मिला था। कब? 1988 में। ठीक है, फिर आता है रिक्शे वाला। कब बना है? 2002 में। कैसे? कैनवास पर एक्रिलिक से। किससे? कैनवास पर एक्रिलिक से बना है। और ये चित्र है किसका? ये चित्र है तैयब मेहता का। किसका चित्र है ये? तैयब मेहता का। क्या है? रिक्शे वाला। समझ गए? आगे देखते हैं डायगोनल श्रृंखला। क्या है? डायगोनल श्रृंखला, जो कि 1972 ईस्वी में बनी थी। किससे? तेल माध्यम में। और इसका संग्रह कहाँ है? ललित कला अकादमी के कलाकार हैं ये, और तैयब मेहता ने बनाया है। ठीक है, संग्रह इसका ललित कला अकादमी में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाता है तैयब मेहता की फॉलिंग फिगर या अधोगामी आकृति 1965 में कैनवास पर तेल रंग कृति कहाँ सुरक्षित है? तो ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, आता है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम। क्या है? ये तैयब मेहता है। क्या है? तैयब मेहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिषासुर चित्र श्रृंखला कौन चित्रित किए था? तो ये तैयब मेहता किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो तैयब मेहता की प्रसिद्ध पेंटिंग सेलिब्रेशन। क्या है? सेलिब्रेशन को 2002 में हुए क्रिस्टी की नीलामी में कुल कितने रुपए मिले थे? तो इनको 1.5 करोड़ मिले थे। 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। कौन सी पेंटिंग थी? तो ये सेलिब्रेशन थी। किसकी थी? ये तैयब मेहता की थी। कब? 2002 में नीलामी हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है मई 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग काली सेफ्रोनॉट भारतीय नीलामी घर को ऑनलाइन नीलामी में कितने रुपए बेची गई थी? तो ये 1 करोड़ रुपए में बेची गई थी और 230,000 अमेरिकी डॉलर में। देखिए कितना, मतलब कितना महंगा मिलता था, है ना।
चलिए आगे देखते हैं। तो वर्ष 2005 ईस्वी में तैयब मेहता की पेंटिंग महिषासुरमर्दिनी को क्रिस्टी की नीलामी में कितने रुपए मिले थे? तो कब में कितने मिले थे? इतने रुपए, $1.5 मिलियन। ठीक है, $1 मिलियन। आता है फिर 19 नवंबर 2018 को तैयब मेहता की प्रसिद्ध पेंटिंग दुर्गा महिषासुरमर्दिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, करंट का है ये क्वेश्चन, मुंबई में सुथबी की पहली नीलामी बाउंडलेस इंडिया में कुल कितने मूल्य में ये बिकी थी? तो कितने में बिकी थी ये? $29 लाख, करीब 20 करोड़ रुपए के लगभग। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे आ जाता है, चलिए देख लीजिए, आगे आ जाता है दिसंबर 2005 में आशियान की नीलामी में तैयब मेहता की पेंटिंग गेस्चर, जिसे हम जेस्टर बोलते हैं, 3.1 करोड़ बोली लगाकर किसने खरीदा था? तो इसको खरीदा था रंजीत मलकानी ने। किसने खरीदा था? रंजीत मलकानी ने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर 2005 में आशियान की नीलामी में तैयब मेहता की पेंटिंग जिस्टर को 3.1 करोड़ बोली लगाकर किसने खरीदा था? क्या होता है आंसर? रंजीत मलकानी ने। ठीक है, सारे पॉइंट को दिमाग में सेट करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि मैम बोल रही हैं हमने सुना दूसरे कान से निकाल दिया, निकालना नहीं है। इस कान को बंद करिए और उस कान को भी बंद करिए, और उस दोनों कान को बंद करके उससे कहिए, जो मटेरियल आपके कान के अंदर घुसा है उससे बोलिए कि बस बेटा तू माइंड में सेट हो, बाहर नहीं निकलना है। तो बस माइंड में सेट करना है, समझे? हाँ, तो आता है नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विकर्ण या डायगोनल 1973 कैनवास पर ऑयल कलर चित्र किसका है? तो ये तैयब मेहता का है। किसका है? तैयब मेहता का है। नेक्स्ट आता है फिर डायगोनल सीरीज चित्र श्रृंखला और फॉलिंग फिगर्स के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो ये हैं तैयब मेहता। कौन है? तैयब मेहता। ठीक है, फिर आता है तैयब मेहता को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 2007 में। कब प्राप्त हुआ था? 2007 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लास्ट आ जाता है, तैयब मेहता का निधन हुआ था कब? 2 जुलाई 2009 को मुंबई में। कितनी आयु के थे ये? 83 वर्ष के थे। और कब होती है मृत्यु? 2009 में हो जाती है। कहाँ? मुंबई में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो तैयब मेहता कौन थे? ये कहाँ पहुँच गए? अच्छा हाँ, चलिए, हाँ तो आ जाता है तैयब मेहता कौन थे? ये अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। ठीक है, फिर आता है तैयब मेहता पर किस कलाकार का प्रभाव था? तो इन पर डेविड हॉकनी, जो कि ब्रिटिश चित्रकार थे। तो तैयब मेहता पर प्रभाव किसका था? ये ब्रिटिश चित्रकार डेविड हॉकनी का था। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है, किस भारतीय चित्रकार की पेंटिंग काली जून 2018 में एक नीलामी में रिकॉर्ड रुपए 26.4 करोड़ में बिकी थी? तो कौन सी थी ये? तैयब मेहता की थी। ठीक है, तो किस भारतीय कलाकार की पेंटिंग थी? तैयब मेहता की काली थी। और कब? जून 2018 में। कितने रुपए में बिकी? तो ये 26.4 करोड़ में। ठीक है, आप लोग भी बनाइए कोई ऐसी पेंटिंग की खूब सारे पैसों में बिक जाए, तो हमको दे दीजिएगा आधे पैसे। हैं, करिए नाम भाई अपना भी, बनाइए कोई अच्छी सी पेंटिंग। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है जयराम पटेल। कौन आते हैं? जयराम पटेल के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में हुआ था। आता है जयराम पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में इनका जन्म गुजरात के सोजित्र में हुआ था। कहाँ पर? सोजित्र में हुआ था।
ठीक है। फिर आता है जयराम पटेल ने कला अध्ययन कहाँ से किया था? तो सर जे स्कूल ऑफ मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। तो पॉइंट क्या बन रहे हैं जयराम पटेल से? जन्म होता है 1930 में और कहाँ? गुजरात के सोजित्र में। जयराम पटेल ने कला अध्ययन कहाँ से किया था? मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से। अरे आ जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद तथा ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड एवं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में डिज़ाइन कंसल्टेंट रहे हैं। कौन रहे हैं? ये जयराम पटेल थे। ठीक है, समझ गए? तो डिज़ाइन कंसल्टेंट कौन थे? ये जयराम पटेल थे। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है कला जगत में जयराम की पहचान किस काम के कारण बनी? तो कागज़ पर रेखांकन और धातु की चादरों तथा कास्ट पर रिलीफ के कारण बनी थी। ठीक है, तो कला जगत में जयराम की पहचान कैसे बनी थी? कागज़ पर रेखांकन से और धातु की चादरों तथा कास्ट पर रिलीफ होने के कारण। ठीक है, फिर आता है वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ियों के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जली जलाई लकड़ियों के लिए फेमस था, कौन था? ये जयराम पटेल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ से हमारे तीनों कलाकार कंप्लीट हो जाते हैं। समझ गए? तो यहाँ से हमारे तीनों कलाकार कंप्लीट हो जाते हैं। तो बस पढ़ते रहिए ऐसे ही डेली, जैसे डेली हम पढ़ा रहे हैं कलाकारों को, ऐसे ही पढ़ते जाइए और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबका निकल जाएगा। ठीक है, बस आप अपनी मेहनत करते रहिए, खुद से भी पढ़ते रहिए और यहाँ जितना थ्योरी में मिल रहा है उसको ज़रूर पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो पॉइंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो यहाँ मिल रहा है इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है उसका तो रिवीजन हो ही जाएगा, है ना? उसका तो रिवीजन हो ही जाएगा, लेकिन जो आपसे छूट रहा है उसका भी रिवीजन यहाँ से आराम से हो जाएगा। समझ गए बात को? और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम बार बार बोलते हैं आपसे, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, और जब एग्ज़ाम देकर आएंगे आप तो आप खुद कमेंट करेंगे कि मैम जितना आपने पढ़ाया यहीं से फंसा है। ठीक है, बाकी मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कि मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बहुत अच्छा कंटेंट है ना? तो बस विश्वास रख के पढ़िए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, तो कोई रोक नहीं पाएगा आपके सिलेक्शन के लिए। बस पढ़ते रहिए, बार बार कहेंगे। अगर आप नहा भी रहे हैं तो आपके दिमाग में बस वही क्वेश्चन चलना चाहिए कि आज ये पॉइंट मैंने पढ़ा है, आज यहाँ पर ये चित्र पढ़ा है, ये चित्र वहाँ पर बना है, इस कैसे बना है? कैनवास से बना है। मतलब दिमाग में केवल आर्ट चलनी चाहिए, चाहे आप नहा रहे हो, सो रहे हो, सोने में भी वही क्वेश्चन दिखना चाहिए, तब तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो वहाँ आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो बस चलिए फिर मिलते हैं आज शाम को 7 बजे। हम आपको टाइमिंग बता देते हैं, टाइमिंग का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है आपको। सुबह होती है हमारी 8 बजे, जो कि अभी हुई है, और दूसरी क्लास होती है शाम को 7 बजे। ठीक है, तो सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे, ये 2 टाइम होती है। तो आप आराम से, सुबह होती है थ्योरी वाली क्लास, शाम को होती है प्रैक्टिस वाली क्लास। तो दोनों क्लास आपको जुड़ना है, दोनों इम्पॉर्टेंट होती हैं। शाम वाली क्लास में भले ही 1-2 दिन का गैप चल जाएगा, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सुबह वाली क्लास है इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं बिल्कुल हकीकत बोल रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम वाला तो ऐसा है कि प्रैक्टिस सेट है ना? लेकिन जो थ्योरी वाला सेक्शन है, अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन चले जाएंगे। इसलिए शाम वाला छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे दिन कवर कर सकते हैं। और फिर 2 ही क्लास तो होती हैं,
आराम से। सुबह की तो हमें लगता है 15 से 20 मिनट की हो जाती है क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की। और शाम की होती है प्रैक्टिस सेट, तो उसमें तो भाई टाइम लगता है ना। तो बस जुड़े रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। बाय।